मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए, अब कुछ उम्मीदें जाग रही हैं कि हम लोग वापस से क्लासेस में पहुंचेंगे, ऑनलाइन क्लासेस से बाहर निकल के। एंड रियली आप लोग भी शायद क्लासरूम्स मिस कर रहे होंगे, स्कूल मिस कर रहे होंगे, फ्रेंड्स मिस कर रहे होंगे। एंड इक्वली आई एम मिसिंग टू माई क्लासेस। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन की। हमने पढ़ा था असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये दोनों साइड्स इक्वेशन में हमने ट्रांजैक्शंस भी करके देखे, हमेशा बराबर आ रही थी, इक्वेशन करेक्ट प्रूव हो रही थी। अब इस इक्वेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की जरूरत है। अगर आप में से किसी के समझ में नहीं भी आया हो तो डू नॉट वरी एट ऑल। हम काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज इसमें करने वाले हैं और इतना डिटेल में करने वाले हैं इस अकाउंटिंग इक्वेशन को कि कुछ बचेगा नहीं इसमें से, सारा कुछ आपको समझ में आएगा ही आएगा। जस्ट हैव पेशेंस। बट अगर कहीं भी कोई डाउट हो, कहीं भी आपको कोई डाउट फील हो रहा हो, जस्ट आस्क। डोंट कीप डाउट्स विद यू, डू नॉट कीप डाउट्स विद यू, जस्ट शेयर विद मी। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अकाउंटिंग इक्वेशन थी असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। थोड़ा सा ड्रिल डाउन करते हैं, देखते हैं डिटेल्स में क्या है, असेट्स में क्या क्या आइटम्स आते हैं। असेट्स में वो सारे आइटम्स आ रहे हैं जिनसे हमें फ्यूचर बेनिफिट मिलने वाला है, जैसे कैश, बैंक बैलेंस, कोई इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, बिल्स रिसीवेबल। गाइस, कहीं भूल तो नहीं गई ये टर्म्स? प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने पढ़ा था, ये एक्रूड इनकम याद है? नहीं है? नहीं है तो होल्ड कीजिएगा, याद आ जाएगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड पर ही आपको याद आ जाएगा। लायबिलिटीज, ऑल फ्यूचर पेमेंट्स, जो भविष्य में हमें कर्ज चुकाना है जिन सारी चीजों का, वो लायबिलिटीज हैं। बैंक के लोन, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब वो सप्लायर जिनसे माल हमने उधार खरीदा था। बिल्स पेबल, वो सप्लायर जिनसे उधार खरीदा था और उनको हमने लिख कर दे दिया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, अगेन टू टर्म्स which you might be forgetting, but just wait, I'll clarify on next slide once again. कैपिटल, कैपिटल क्या है? पूंजी है जो ओनर घर से लेके आया था, पैसा जो उसने बिजनेस में लगाया था। अच्छा सर, इसके अलावा इसमें क्या क्या आएगा? इसके अलावा इसमें अगर कोई वो एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, मान लीजिए स्टार्टिंग उसने 10 लाख से की बिजनेस की और बीच में बिजनेस में पैसा कम पड़ गया, वो घर से और पैसा लेके आया। कितने लेके आया? मान लीजिए 5 लाख रुपए और लेके आया। तो 10 पहले लेकर आया, 5 अब लेकर आया, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, कैपिटल कहलाएगी एडिशनल कैपिटल से। इट विल मेक टू 15 लाख, 10 + 5। ठीक है। इसके अलावा अगर वो कोई ड्राइंग्स कर रहा है, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसा निकाल रहा है, तो वो कैपिटल में से माइनस होगा। हमें पता है, हमने समझा था, हमने पढ़ा था कि ड्राइंग्स कैपिटल को रिड्यूस करती हैं। घर खर्च के लिए निकाले जाने वाला पैसा कैपिटल को रिड्यूस करता है। इसके अलावा कोई भी इनकम या प्रॉफिट हो रही है वो कैपिटल में जुड़ेगी। ये नई चीज आ रही है आपके सामने, नोट कर लीजिएगा। कोई भी इनकम या प्रॉफिट या बेनिफिट जो बिजनेस में हो रहा है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और कोई भी लॉस या एक्सपेंस है वो कैपिटल से ही माइनस होगा। ध्यान रहेगा। जस्ट अ क्विक रिवीजन, असेट्स ऑल फ्यूचर बेनिफिट्स, लायबिलिटीज भविष्य में चुकाए जाने वाले कर्ज या पेमेंट्स, कैपिटल घर से लाई जाने वाली पूंजी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। गाइस, ये वो स्लाइड है जो हमने बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में पढ़ी थी, दोबारा से देख लीजिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जिनके हम बेनिफिट्स ले चुके हैं बट पेमेंट नहीं किया है। जैसे आपके स्टाफ ने, आपके एम्प्लॉयज ने आपके यहाँ वर्क कर लिया है, महीना खत्म हो गया है, आपने उसका पूरा बेनिफिट ले गया है, लेकिन सैलरी आप नेक्स्ट मंथ की 5th तारीख को पे करते हैं, तो 5th तारीख को आप पे करेंगे, लेकिन आप बेनिफिट ले चुके हैं। तो जिस दिन महीना खत्म हो गया उस दिन वो अमाउंट, उसकी सैलरी का अमाउंट एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा हमारे पास। मतलब हम उसका बेनिफिट ले चुके हैं लेकिन अभी पे नहीं किया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो खर्चे जो हम एडवांस में पे कर चुके हैं। इससे हमने इंश्योरेंस के एग्जांपल से समझा था। इंश्योरेंस की पॉलिसी का प्रीमियम हम 12 महीने का पे करते हैं। अगर हम बीच में किसी कट ऑफ डेट पर बात कर रहे हैं तो उस डेट पर हम ये काउंट करते हैं कि हमने नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का, जो आगे आने वाले महीने हैं, उनका भी प्रीमियम पे किया हुआ है, लेकिन हम अभी बेनिफिट नहीं ले पाए हैं। इसे आप दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे आप अपने मोबाइल का प्रीपेड रिचार्ज करते हैं।
मान लीजिए आपने 499 वाला जियो का पैक लिया, आपने आज पे कर दिया, आपने एक्सपेंस प्री पेड कर दिया, अब आप इसका बेनिफिट नेक्स्ट 84 डेज तक लेने वाले हैं। लेने वाले नहीं लेने वाले, तो ये हो गया प्री पेड एक्सपेंसेस, मतलब पेड बट बेनिफिट नॉट टेकन। एक्रूड इनकम, वो इनकम जो अर्न तो कर ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई है। जैसे आपका अगर बैंक में कोई डिपॉजिट है, उस पर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको इंटरेस्ट तो मंथली मिल रहा है लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा, आपके हाथ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि बैंक उसको साल के एंड में क्रेडिट करेगी। इट मींस यू आर अर्निंग बट यू आर नॉट रिसीविंग। आप अर्न तो कर रहे हैं लेकिन रिसीव नहीं कर रहे। ये हो गए एक्रूड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, मान लीजिए आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, आपने वहां से अपने लिए कुछ एडवांस मांगा कि सर मेरे घर पे इस तरह की प्रॉब्लम है, आप मुझे कुछ रुपए एडवांस दे दीजिए। मान लीजिए कंपनी ने आपको 50,000 रुपीज एडवांस दे दिया, लेकिन अभी आपका महीना पूरा नहीं हुआ है, आपकी सैलरी काउंट नहीं हुई है, तो आपने सिर्फ पैसा एडवांस लिया है। तो आपने रिसीव तो कर लिया लेकिन अर्न नहीं किया। अर्न कब होगा? जब पूरा मंथ खत्म हो जाएगा, जब पूरा महीना खत्म हो जाएगा तब जाके ये पैसा अर्न होगा। अब ये अनअर्न्ड इनकम है। इनकम तो है क्योंकि आपने लेना तो है कंपनी से, लेकिन अभी अर्न नहीं किया है। अर्न करने में अभी टाइम बाकी है। तो दिस वाज जस्ट अ क्विक रिकॉल। बढ़ते हैं आगे। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया है। एक्सपांड क्यों कर दिया है? क्योंकि अभी अभी हमने समझा था कि ऑल इनकम्स आर एडेड टू कैपिटल एंड और ऑल एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। तो मैंने इक्वेशन को यहां चेंज किया, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो कैपिटल में इनकम को ऐड कर दिया और एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया। इसके आगे एक्सपांड नहीं करेंगे, घबराइएगा मत, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, आप समझ चुके हैं ना, लेकिन जस्ट रिवीजन। इंक्रीज इन कैपिटल इज एडेड टू कैपिटल, एडिशनल कैपिटल की बात कर रहे हैं, और ड्राइंग्स आर डिडक्टेड, बिल्कुल हमने समझ लिया ये बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एडेड व्हाइल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज डिडक्टेड। सर ये क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ नया नया है, तो समझिए ध्यान से। ओनर जब बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो वो जो पैसा उसने लगाया उसे हम कैपिटल कह रहे हैं, पूंजी कह रहे हैं। कई बार ये बात नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। नेक्स्ट लेवल पे मतलब पार्टनरशिप लेवल पे। पार्टनरशिप लेवल पे मतलब वहाँ एक से ज़्यादा ओनर्स होते हैं, इनफैक्ट 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सर्कमस्टांसेस अलग अलग हो सकते हैं, उनकी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए एक पार्टनर 10% का पार्टनर है, दूसरा पार्टनर 50% का है, तीसरा पार्टनर 30% का है, एक और पार्टनर है जो 10% का है। इस तरह से मान लीजिए 4 पार्टनर है। अब वो चारों कैपिटल भी अलग अलग इन्वेस्ट करेंगे। जरूरी नहीं है कैपिटल का रेशो, उनका जो परसेंटेज रेशो है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जिस रेशो में अभी हमने बात की 10%, 50%, 30%, 10%, जरूरी नहीं है कि वो उस तरह से ही कैपिटल इन्वेस्ट करें। तो इसलिए उन्हें इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए क्या किया जाता है कि जो भी वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर उन्हें इंटरेस्ट दे दिया जाता है, ताकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने में एंड में फर्क ना आए। और इसी तरह से वो जब पैसा निकाल रहे हैं बिजनेस से अपने घर खर्च के लिए, ड्राइंग्स, तो उनसे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया जाता है, उनसे इंटरेस्ट मांग लिया जाता है, ताकि वो ऐसा ना हो कि गड़बड़ करने में बिजनेस से सारा पैसा घर खर्च के नाम पे ही निकाल लें। इसलिए वो एज ए चार्ज लगाया जाता है। तो बात यहाँ इस तरह से आ रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर के लिए या एक पार्टनर के लिए बेनिफिट है, उसकी कैपिटल में गेन है, इसलिए वो कैपिटल में ऐड होता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उस पार्टनर से, उस ओनर से चार्ज किया जाता है, उससे लिया जाता है, उसके लिए एक एक्सपेंस हो जाता है, इसलिए वो कैपिटल से डिडक्ट किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, रेवेन्यू इनकम इंक्रीजेस द कैपिटल, बिल्कुल सही बात है, हमने अभी समझा कैपिटल में रेवेन्यू इनकम ऐड हो रही है। लॉस एक्सपेंसेस रिड्यूसेस द कैपिटल, बिल्कुल करते हैं, समझा हमने अभी। अच्छा सर, ये लास्ट पॉइंट, इंक्रीज ऑफ एन असेट में डिक्रीज अनदर टाइप ऑफ असेट, बिल्कुल समझिए आप इसे। मान लीजिए आपके पास कैश पड़ा है, आपके पास कैश पड़ा है और आप गुड्स खरीदने गए या फर्नीचर खरीदने गए या मशीन खरीदने गए, ये सारी असेट्स हैं। तो जब भी आप कैश पे करेंगे तो कैश घटेगा आपके पास, डिक्रीज हो गई एक असेट।
इंक्रीज क्या हुआ, दूसरी असेट, आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर इंक्रीज हो गया, मशीन खरीदी तो मशीन इंक्रीज हो गई, आपने गुड्स खरीदी तो गुड्स इंक्रीज हो गई, मतलब एक असेट्स डिक्रीज हुई, दूसरी असेट्स इंक्रीज हो गई, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये भी एक रूल बन जाता है। चलिए आते हैं वापस से एक एक्सरसाइज पे। मैंने टीएस ग्रेवाल साहब की बुक से एक एक्सरसाइज उठाई है, आपकी सीबीएसई की बुक है, ये काफ़ी अच्छी बुक है और हम लोग सारा कोर्स इसी से कवर करते हैं, सारे एग्जाम्पल्स इसी के करते हैं, इसलिए हम कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हम सीबीएसई भी कवर कर रहे हैं, आरबीएसई भी कवर कर रहे हैं। कोर्स आउटलाइंस आरबीएसई की रहेंगी, एग्जाम्पल्स वगैरह हम सारे सीबीएसई से कवर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाए हुए होते हैं और एक अच्छे लेवल के भी होते हैं। देखिए आपके सामने दोबारा से अकाउंटिंग इक्वेशन एक्सपांडेड फॉर्म में, उसको मैंने और डिटेल में लिख दिया है नीचे। असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस, एक्सपांडेड फॉर्म में कैश प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स इक्वल्स टू, ये तो सारी हो गई असेट्स, इक्वल्स टू लायबिलिटीज में क्या क्या आ गया, क्रेडिटर्स, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कौन सा हो गया कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये हो गया अनअर्न्ड इनकम, क्योंकि एडवांस में कुछ रिसीव किया हमने अर्न नहीं किया, तो ये हो गया अनअर्न्ड इनकम प्लस कैपिटल। ठीक है, इनकम और एक्सपेंसेस इसमें हम जोड़ घटा लेंगे। ठीक है, चलिए पहला ट्रांजैक्शन है राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद ₹1,50,000, 1,50,000 रुपए का कैश बिजनेस में आया और राकेश की कैपिटल बिजनेस में बढ़ी। तो देखिए हमने सबसे आगे 1,50,000 कैश की जगह ऐड कर दिया है, फर्नीचर 0, स्टॉक 0, डेटर्स 0 इक्वल्स टू क्रेडिटर 0, कोई उधार नहीं ली, कोई कमीशन रिसीव नहीं हुआ, वो भी 0 रखा है, प्लस 1,50,000 कैपिटल। क्लियर है, बड़े ट्रांजेक्शन नेक्स्ट पे नंबर 2, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ₹20,000, 20,000 का कैश घट गया, 20,000 का फर्नीचर बढ़ गया। ये वो लास्ट वाला रूल है जो अभी हमने डिस्कस किया था, एक असेट्स घट रही है, एक असेट्स बढ़ रही है। कैश रह गया 1,50,000 में से 20,000 गया तो 1,30,000 प्लस 20,000 का फर्नीचर प्लस स्टॉक 0 प्लस डेटर्स 0 इक्वल्स टू क्रेडिटर्स 0 प्लस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 0, कैपिटल एज इट इज 1.5 लाख की 1.5 लाख रहेगी। बढ़ते हैं आगे, कोई डाउट तो नहीं, पॉज कर सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए ट्रांजेक्शन 3, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम महेश फॉर ₹25,000, 25,000 रुपए का माल महेश से उधार खरीदा। क्या क्या बढ़ा, माल बढ़ा 25,000 रुपए का, कैश में कोई चीज नहीं, फर्नीचर में कोई चीज नहीं, स्टॉक 0 था, अभी तक 25,000 हो गया। डेटर्स एज इट इज 0 हैं, क्रेडिटर्स 25,000 बढ़ गए क्योंकि महेश से हमने उधार खरीदा, महेश सप्लायर है, सप्लायर जैसे उधार खरीदते हैं वो कहलाते हैं क्रेडिटर। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 0 प्लस कैपिटल 1,50,000 एज इट इज। कोई डाउट तो नहीं है, समझें आगे अगला ट्रांजेक्शन। चलिए ट्रांजेक्शन नंबर 4, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 टू मोहन फॉर कैश फॉर ₹14,000, 10,000 रुपए का माल बेचा, लेकिन बेचा कितने में, 14,000 रुपए, मतलब 4,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। समझिए कैश कितना आया, 14,000 रुपए, माल कितने का गया, 10,000 रुपए का, प्रॉफिट कितना हुआ, 4,000 रुपए। तीनों बात समझ में आ गई, दोबारा समझाता हूँ। कैश कितना आया, 14,000, माल कितने का गया, 10,000 का, और प्रॉफिट कितना आया, 4,000। कहाँ से आया, अरे भाई 14,000 का माल बेचा, 10,000 कॉस्ट थी, 14,000 माइनस 10,000 इक्वल्स टू 4,000। 14,000 का माल बेचा माइनस 10,000 कॉस्ट थी उसकी, खरीद थी उसकी कीमत थी, इक्वल्स टू 4,000 प्रॉफिट। देख लीजिए मैंने ऐसे ही किया है, 1,30,000 में 14,000 ऐड किया, 1,44,000। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं, सेम 20,000। स्टॉक घट गया 10,000 रुपए से, घट गया 25 में से 10,000 गए, 15,000 आ गया, प्लस 0, डेटर्स 0 हैं, कोई अभी उधार माल नहीं बेचा है, लिखा है मोहन को कैश में बेचा है, इक्वल्स टू 25,000, क्रेडिटर्स 25,000 के 25,000 है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 0 ही रहेगा, कैपिटल 1,50,000 से 4,000 बढ़ के 1,54,000 हो गई। क्यों गई, क्योंकि 4,000 रुपए का भी हमने इनकम किया था, प्रॉफिट किया था, और समझा था, ऊपर ऊपर लिखा हुआ भी है कि ऑल इनकम्स आर एडेड टू कैपिटल, तो 4,000 रुपए का गेन कैपिटल में जुड़ गया। चेक कर लीजिए, इक्वेशन बराबर चल रही है, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कहता है ट्रांजैक्शन नंबर 5, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000 का कैश बढ़ा दीजिए, 20,000 की कैपिटल बढ़ा दीजिए। देखिए 1,64,000 का कैश हो गया, बाकी बीच में कहीं चेंज नहीं है, और लास्ट में कैपिटल 1,74,000 हो गई।
कोई नई बात नहीं, एडिशनल कैपिटल आती है, कैपिटल में जुड़ जाती है, कुछ भी नया नहीं। ट्रांजैक्शन नंबर 6, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2000। हुआ क्या, 2000 रुपये आए, और कैसे आए, अभी हमने अर्न नहीं किए हैं, तो ये अनअर्न इनकम हो गई, एक तरह की लायबिलिटी हो गई, और हमने इक्वेशन में से मेंशन भी किया हुआ है। तो 2000 रुपये से आप कैश बढ़ा दीजिए, फर्नीचर एज इट इज, स्टॉक एज इट इज, डेटर्स एज इट इज, इक्वल्स टू क्रेडिटर्स एज इट इज, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2000 प्लस कैपिटल एज इट इज। ठीक है, दो जगह चेंज आया, फर्स्ट 1,66,000 हो गया 1,64,000 से, और लास्ट में 2000 रुपीज कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस में ऐड हो गए। चलें आगे बढ़ते हैं। पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट 22,500। महेश से माल कितने का खरीदा था सर? 25,000 रुपए का, लिखा था अभी पिछले ट्रांजेक्शन में। पे कितने की? 22,500। कितने का डिस्काउंट लिया उससे? सर 2,500 रुपए का। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? सर फायदा हुआ। फायदा होता है तो कहां जुड़ता है? सर कैपिटल में। दोबारा से समझना है, दोबारा सुनिए। महेश से माल कितने का खरीदा था? 25,000 रुपए का। कितने दिए उसको? 22,500। कितने का डिस्काउंट मिला? 2,500 का। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? सर फायदा हुआ। कितने का? 2,500 का। कहां जुड़ेगा? कैपिटल में। वेरी गुड। तो देखिए, कैश से पहले तो 22,500 कम कर दीजिए, कर दिए। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आएगा, डेटर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आएगा। क्रेडिटर्स 25,000 जीरो हो गए, क्योंकि 25,000 पूरे चुकाए हैं। दिए 22,500 लेकिन चुकाए पूरे 25,000 में। लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट, वर्ड लिखा हुआ है ऊपर ट्रांजैक्शन में फुल सेटलमेंट। इसका मतलब हमने 25,000 पूरे ही दिए माने जाएंगे। दिए 22,500 है, 2,500 रुपए का डिस्काउंट ले लिया हमने उससे। ये 2,500 रुपए कहां जुड़ जाएंगे? कैपिटल में। तो देखिए, क्रेडिटर्स जीरो हो गए और कैपिटल में 2,500 रुपए जुड़ गए। क्लियर है? क्योंकि 2,500 रुपए का गेन हुआ था, कैपिटल में जुड़ जाएगा। क्रेडिटर्स 25,000 रुपए के फुल सेटलमेंट में जीरो हो गए। आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 फॉर ₹18,000, आउट ऑफ विच ₹5,000 रिसीव्ड इन कैश। अरे सर चक्कर आ गए, नहीं आएंगे, ध्यान से पढ़िए। 15,000 रुपए कीमत का माल 18,000 रुपए में बेचा, जिसमें से 5,000 रुपए कैश आए, मतलब 13,000 रुपए भी बाकी है। 15,000 रुपए कीमत का माल 18,000 रुपए में बेचा, 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, साइड में रख लें। आउट ऑफ विच 5,000 रुपीज रिसीव्ड, मतलब 15,000 रुपए का माल 18,000 में बेचा, जिसमें से 5,000 रुपए कैश आए, मतलब 13,000 रुपए अभी बाकी हैं, और 3,000 का बेनिफिट हुआ। कहां से हुआ 3,000 का बेनिफिट? क्योंकि 18,000 माइनस 15,000 इक्वल्स टू 3,000। 18,000 बेचने की प्राइस, 15,000 उसकी कॉस्ट, डिफरेंस 3,000 कहां जुड़ेगा? कैपिटल में, क्योंकि प्रॉफिट है, गेन है, इनकम है। देखें नीचे इक्वेशन में, देखिए 5,000 रुपए से हमने कैश को बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं। स्टॉक अब जीरो हो गया, क्योंकि 15,000 रुपए कॉस्टिंग का माल दे दिया। स्टॉक में कितना था? 15,000 रुपए, जीरो हो गया। 15,000 माइनस 15,000 जीरो। 13,000 रुपए के डेटर्स क्रिएट हो गए, क्योंकि अब उधार लेनी है 13,000 रुपए की। सर कहां से आई ये? तो ऊपर दिया हुआ है 18,000 रुपए का माल बेचा था, 5,000 रुपए कैश आए, अभी 13,000 बकाया है, तो 13,000 के डेटर्स हो गए। इक्वल्स टू क्रेडिटर्स जीरो, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस एज इट वाज 2,000। कितने का गेन हुआ था? 3,000 का हुआ था ना। तो 1,76,500 में 3,000 ऐड किए तो 1,79,500। क्लियर है? अगर कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो पूछ लीजिएगा, डाउट मत रखिएगा। बाकी हम अभी इस पर 2-3 एक्सरसाइज और भी करने वाले हैं, फिर भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि डाउट रह गया तो प्रॉब्लम आएगी। थैंक यू गाइस, सी यू, थैंक यू।